Good morning, student. Welcome to Teresa Children's Senior Secondary School, online and digital class. Class 12th, subject economics, chapter 3rd, concept of demand. मांग की अवधारणा का पिछला वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था और उस वीडियो में हमने देखा था कि डिमांड यानी मांग क्या चीज़ होती है, मांग कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग के बारे में पढ़ा था। फिर उससे आधारित हम लोगों ने ये देखा कि इसको किस तरीके से निर्धारित करना है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पाते हैं कि मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से, यानी मांग को कैसे निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, उसके तत्व कौन कौन से हैं, तो उसी को हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है कि मांग के निर्धारक तत्व, यानी कि मांग को किन किन चीज़ों के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। पहला आता है वस्तु की स्वयं की कीमत, यानी उस वस्तु की जो प्राइस होगी वो मांग को निर्धारित करने में हमारी सहायता करेगी। दूसरा आता है उपभोक्ता की आय, क्योंकि देखो आय का इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वस्तु की कीमत जो है कुछ है और हमारे पास उसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसा या इनकम नहीं होगी तो हम उस चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा आता है संबंधित वस्तुओं, यानी प्रतिस्थापन या पूरक की कीमत, यानी कि जो उसके सहायक वस्तुएं हैं उनकी कीमतों का भी असर हमारी डिमांड पे पड़ता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का डिटेल आपको आगे मैं बताता हूँ। फोर्थ नंबर पॉइंट है उपभोक्ता की पसंद या रुचि। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होगी उसके लिए उपभोक्ता को वो चीज़ पसंद आनी भी चाहिए। अगर उसे पसंद होगी तभी वो उसकी डिमांड करेगा, अन्यथा वो नहीं करेगा। पांचवा कहता है भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशिता, यानी भविष्य में उस वस्तु का क्या यूज हमारे लाइफ में है, या हम उसके के द्वारा क्या अर्न कर सकते हैं या क्या उससे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। ठीक है, कहता है इन सब चीज़ों को हम जो है एक गणित के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। डी एन इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी एन, फिर 1 2 3, फिर पी एन माइनस 1 वाई टी ई, यानी इसको हम मांग के फलन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिमांड के फलन के रूप में ले सकते हैं। एफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फलन। कहता है इसके अनुसार वस्तु एन की मांग, उसकी कीमत पी एन, अन्य वस्तुओं की कीमत पी वन पी टू पी एन माइनस वन, उपभोक्ता की आय यानी कि वाई, उपभोक्ता की पसंद यानी कि टी, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशिता ई आदि पर निर्भर करती, यानी इन सब बातों को हम इस फॉर्मूले के द्वारा मैथमेटिकल रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बुक में कहता है सर्वप्रथम इस वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध को जानते हैं। जो हमारे पास वस्तु थी उसकी कीमत और जो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन हम देखते हैं। क्या कहता है आपको कि कीमत व वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में संबंध अन्य बातों को स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम संबंध होता है, यानी कि जब कीमत किसी वस्तु की बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं पर उल्टा अगर हम देखें, अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो उसकी डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। यानी कीमत और वस्तु की मांग जो है उनके बीच में हमेशा ही प्रतिलोम यानी इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे लिए कहता है वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा व संबंधित वस्तु की कीमतों में संबंध, यानी कि दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, उसमें कहता है कि जो हमारे पास जिस वस्तु की हम डिमांड कर रहे हैं उसकी जो सहायक वस्तुएं या हम कहें कि प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों का भी असर हमारी डिमांड पर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में हमारे क्या संबंध दिखाई देते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं। कहता है इसके अंदर दो स्थितियां पाई जाती हैं। सबसे पहले पूरक वस्तु के ऊपर बात कर रहा है, और एक पूरक वस्तु की स्थिति पाई जाती है, दूसरा प्रतिस्थापन वस्तु। तो कहता है पूरक वस्तु के लिए देखो यहाँ पर एक आपके पास जो है ग्राफ दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। सॉरी, कहता है इसके अंदर दिया हुआ है दो वस्तुएं, एक चाय की मांग है और दूसरा शक्कर की कीमत।
अगर चीनी की यानी शक्कर की कीमत में कमी आएगी तो लोग चाय अधिक पिएंगे। ऐसी स्थिति में चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर चीनी की कीमत जो है वो कम हो जाए अधिक हो जाएगी तो धीरे धीरे लोगों की चाय की डिमांड भी क्या होने लग जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे जो पूरक वस्तु है अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो उसकी जो दूसरी वस्तु है उसकी डिमांड में कमी आती है। वहीं अगर जो वस्तु की पूरक वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जो कि आपको डायग्राम 3.3 में दिखाया गया है। इसको आप समझ भी सकते हैं। कहता है पूरक वस्तु शक्कर की कीमत OP से बढ़कर OP1 होने पर चाय की मांग OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। अतः पूरक वस्तु में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कीमत बढ़ने पर, पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी सहायक वस्तु की मांग में क्या हो जाती है, कमी दिखाई देती है। इसीलिए इसका जो ढाल है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसी का सेकंड पॉइंट हमको कहता है स्थानापन्न वस्तुएं, जिसको हम सब्स्टिट्यूशंस थिंग्स कहते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो स्थानापन्न वस्तुओं के अंदर हमारे को जो डिमांड कर्व दिखाई देता है वो थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। स्थानापन्न वस्तुएं वो होती हैं जिसका एक वस्तु के बदले में हम दूसरी वस्तु का जब हम उपभोग करने लग जाते हैं तो ऐसी वस्तुओं का स्थानापन्न, जैसे चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ठीक है, अब चाय और कॉफ़ी में रिलेशन क्या होता है, अगर कॉफ़ी की कीमत में कमी आएगी तो क्या हो जाएगा, जब कॉफ़ी जो है वो सस्ती हो जाएगी तो लोग चाय को छोड़ करके कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। वहीं पे अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय की डिमांड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए इसके अंदर जो डायग्राम है DD कर्व होता है वो हमेशा अलग दिखाई देता है। अब देखिए इसको भी दिखाया गया है आपको चित्र 3.3b के अंदर। कहता है कॉफ़ी की कीमत OP से बढ़कर OP1 होने पर चाय की मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो गया। सिंपल सी बात है, चूँकि कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी पीने वालों की संख्या अधिक थी जिसके कारण वो लोग चाय की डिमांड क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। लेकिन अचानक कॉफ़ी की कीमत में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, चाहे कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी जो बजट है वो कॉफ़ी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में वो किधर जाएंगे, चाय की तरफ बढ़ने लगेंगे। अब लोग चाय की डिमांड क्या करेंगे, अधिक करेंगे लगेंगे। ठीक है, तो अब कहता है कि अतः स्थानापन्न वस्तुओं में मांग वक्र हमेशा कैसा होता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। हमने पूरक वस्तुओं में देखा, वहाँ पर हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिव होता है, जबकि हमारे स्थानापन्न वस्तुओं में डिमांड कर्व कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई थी। इसीलिए इसमें हमेशा धनात्मक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाई देता है। ठीक है, कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं, जैसे टेनिस की बॉल और टेनिस का बैट, ईंट व सीमेंट। इसके अनुसार यदि टेनिस की गेंद की कीमत बढ़ती है तो इसकी मांग कम होगी तथा साथ ही टेनिस के बल्ले की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अतः पूरक वस्तुओं का वक्र हमेशा क्या होता है, ढाल जो होता है वो माइनस में चला जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, कहता है इसके विपरीत वस्तु एक दूसरे की स्थानापन्न हो, जैसे चाय व कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है जबकि चाय की कीमत स्थिर रहती है तो लोग चाय की मांग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और कॉफ़ी की मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव पाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 3, मांग व आय में रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक, मांग व आय का संबंध हम देखते हैं। कहता है जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य रूप से वस्तुओं की मांग बढ़ती है। विलासिता की वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। अतः वस्तु की मांग व उपभोक्ता की आय के बीच में हमेशा क्या संबंध पाया जाता है,
पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। यानी जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वो अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर उस पैसे को अधिक खर्च करेंगे, इसीलिए इसकी जो डिमांड हो जाती है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है, जैसा कि आपको ग्राफ के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में उपभोक्ता की आय बढ़ती जा रही है तो वस्तु की डिमांड भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अंतर भी होता है, कहता है कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ कुछ समय तक बढ़ती है और उसके बाद आय बढ़ने के बाद मांग घटती है। ऐसी किन वस्तुओं के लिए होता है, घटिया वस्तुओं के लिए। यानी कि जो निम्न क्वालिटी की वस्तुएं होंगी उसमें एक बार इनकम बढ़ेगी तो उसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप क्या करेंगे, इन्फीरियर गुड्स यानी कि घटिया वस्तुओं का उपभोग करना कम कर देंगे। और ऐसी स्थिति में जब उनका उपभोग आप कम कर देंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी आय बढ़ने के बाद भी उसकी डिमांड में क्या होने लग जाएगी, जो है कमी। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आप मोटे अनाजों का उपयोग करें, जैसे बाजरा है, ज्वार है, इनका अधिक उपभोग आप कर रहे थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या करेंगे, उस मोटे अनाज की कीमत थोड़ी डिमांड को बढ़ा देंगे। लेकिन आपकी इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब आप मोटे अनाज की जगह पर गेहूं और चावल का उपभोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि मोटे अनाज को हटा देंगे और उनकी जगह पर गेहूं और चावल की डिमांड करने लगेंगे। अब आपकी इनकम तो बढ़ गई लेकिन यहाँ पर मोटे अनाज की जो है डिमांड में क्या आ गई, कमी दिखाई देती है। तो ऐसी स्थितियां हमेशा घटिया वस्तुएं यानी कि इन्फीरियर गुड्स के बारे में अधिक दिखाई देती है कि आपकी इनकम बढ़ने के बाद यानी उपभोक्ता की इनकम बढ़ने के बाद भी कई वस्तुओं की कीमतों में क्या कि कई वस्तुओं की डिमांड में क्या दिखाई देती है, कमी दिखाई देती है। ठीक है, इसका आपको एग्जाम्पल में आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब आपके पास आता है पॉइंट नंबर 4, मांग का उपभोक्ता की पसंद से संबंध। कहता है वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की रुचि और अधिमान पर भी निर्भर करता है। ये नए आविष्कार, विज्ञापनों आदि से प्रभावित होते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति की रुचि किसी वस्तु में होगी तो उस वस्तु की डिमांड हमेशा क्या होगी, अधिक होगी। उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे कार्य करता है जिनको से उसकी डिमांड प्रभावित होती है। जैसे वो टेलीविज़न पर किसी वस्तु का प्रचार देखता है या उसको एक आकर्षक ऑफर मिलता है तो वो क्या कर सकता है कि उसकी डिमांड को अचानक क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकता है। यानी कि रुचि का, उसकी पसंद का उस वस्तु की डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर दिखाई देता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 कहता है भविष्य के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशा। कहता है अगर उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु के स्टॉक में कमी होगी तो वह उस वस्तु की वर्तमान मांग बढ़ा देगा। इसके विपरीत भविष्य में किसी वस्तु की कीमत कम होने की संभावना हो तो उपभोक्ता उसकी वर्तमान उपभोग को क्या कर देगा, घटा देगा। यानी कि भविष्य की चिंताएं हमेशा उपभोक्ता के डिमांड पर असर डालती है। जैसे मान लो एक सिंपल सी उदाहरण हम देते हैं आज के समय का कि जैसे प्याज की कीमत, अगर हमें पता चले कि भविष्य में प्याज जो है बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है तो हम अपने घरों में प्याज का स्टॉक क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे। क्योंकि हमको ये लगता है कि अभी मान लीजिए आपकी प्याज 30 रुपये किलो मिल रही है, भविष्य में वो 100 रुपये किलो मिलेगी, तो आप क्या सोचेंगे कि कुछ समय के लिए वो अपनी घर में उस चीज़ का स्टॉक बढ़ा देगा। वहीं अगर आपको लगता है कि प्याज की कीमत अभी फ़िलहाल 30 रुपये है और भविष्य में उसकी कीमत में क्या आ गई, कमी आ गई, वो 10 रुपये तक मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, उतनी ही वस्तु को अपने घर में रखेंगे जितनी वस्तु का अभी आप उपभोग कर रहे हैं, यानी स्टॉक नहीं रखेंगे। यानी कि व्यक्ति के भविष्य के बारे में भी जो है कहीं ना कहीं डिमांड का इसके ऊपर असर दिखाई देता है। ठीक है, कहता है इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कारक हैं जो बाजार की मांग को प्रभावित करते हैं, वे निम्नानुसार हैं। कहता है किसी देश की जनसंख्या का आकार व संरचना, अगर कोई देश की पॉपुलेशन अधिक होगी और वहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा रहेंगे तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर उस देश में लोगों की इनकम अच्छी रहेगी तो उपभोक्ता वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि पॉपुलेशन का भी हमारे डिमांड पर असर दिखाई देती है। ठीक है, इसी तरह सेकंड इसके अंदर राष्ट्रीय आय का वितरण।
यानी कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो किस तरीके से हमारे ऊपर सरकार खर्च करती है, हमारे ऊपर किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है, इसका भी असर कहीं ना कहीं डिमांड पर होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको कहता है, देखिए इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है, जनसंख्या का आकार एवं संरचना। अगर किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी, यानी कि अगर पॉपुलेशन आपकी अधिक हो जाएगी तो उन वस्तुओं की डिमांड अधिक होगी जो तुरंत यूज करने वाली होंगी। और ऐसी वस्तुओं की डिमांड हमेशा क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि आपके देश की जनसंख्या क्या है? अधिक है। ठीक है, आगे कहता है, और अगर जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा युवा हो तो लाइफ स्टाइल प्रोडक्शन यानी मोबाइल आदि महंगे होंगे। यानी आपके देश में जिस तरीके की पॉपुलेशन होगी उसका असर आपकी डिमांड पर, यानी आपके देश में जिन वस्तुओं की डिमांड है उस पर दिखाई देता है। ठीक है, इसी का सेकंड पॉइंट कहता है राष्ट्रीय आय का वितरण। कहता है अगर देश में आय का वितरण असमान है तो विलासिता की वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी, और आय का समान वितरण है तो आवश्यक वस्तुओं की भी मांग ज़्यादा होगी। यानी कि अगर देश की इनकम का अधिक से अधिक पैसा अमीर लोगों को प्राप्त होता है तो वो लोगों के पास चूंकि पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे कि हमेशा उन पैसों को विलासिता की वस्तुओं को खरीदने में लगाएंगे। लेकिन जो नेशनल इनकम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है अगर आम जनता तक पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता की वस्तुओं पर वो अपने पैसों को बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे और डिमांड में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, फिर कहता है मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। कहता है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कमी अथवा वृद्धि से उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र पर चलने से दिखाया जाता है। यानी कि अगर किसी वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसको हम एक डिमांड कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कहता है जबकि किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी या कमी, उपभोक्ता की रुचि पसंद में परिवर्तन या प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग का वक्र ऊपर या नीचे की ओर वितरित होने में मांग परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्थिति तो आपको ये दिखाई देंगी, ये कीमत में परिवर्तन के द्वारा, इसको हम सिंगल डिमांड लाइन के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, वहीं हमारे पास ये आपको दो चीज़ से दिखे हुए कि इसमें मांग की कीमत बढ़ रही है, विस्तार हो रहा है, तो डिमांड क्या कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो आपकी जो डिमांड हो जाएगी वो कम हो जाएगी। यहाँ पे संकुचन की स्थिति दिखाई हुई है, तो इस तरीके से इसके अंदर हम दिखा सकते हैं। ठीक है, कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु अधिक मात्रा में खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं, और इसमें हम उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हुए दिखाई देंगे। यानी चूंकि कीमत में कमी हो रही थी और कीमत कम होने पर वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके विपरीत जो हमारे पास दूसरा था, आगे देखते हैं हम इसके अंदर, देखिए इसमें आपको दिया हुआ भी है कि चित्र अ के अनुसार जब अनार की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम थी तो उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली मात्रा 250 ग्राम थी, और जब अनार की कीमत घटकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है तब अनार की मांग 200 ग्राम से बढ़कर 750 ग्राम हो जाती है। इसे मांग परिवर्तन में वृद्धि कहते हैं, और ये ए से बी तक चलने पर मांग मात्रा के विस्तार को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से इसका जो डायग्राम सेकेंड मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर कहता है कि बी के अनुसार जब अनार की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम है तो अनार की मांगे जाने वाली मात्रा 750 ग्राम थी। अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से पूरे डायग्राम को आप समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। कहता है मांग में विवर्तन। मांग में दो प्रकार के विवर्तन होते हैं। कहता है मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना, मांग वक्र का बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना। यानी डिमांड कर्व में परिवर्तन राइट साइड में होना
या ऊपर की तरफ खिसक जाना। और अगर हम बात करें कि अगर कीमत में कोई इसी प्रकार का होता है तो ऐसी स्थिति में जो डिमांड कर्व है वो नीचे की ओर भी खिसक सकता है, लेफ्ट साइड में। अब हम बात करते हैं पहले मांग वक्र का दाहिनी और आगे की तरफ खिसकना। कहता है रेखा चित्र 3.6 अ के अनुसार किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप मांग वक्र डी बदलकर डी वन और डी1 ऊपर की ओर दाहिनी ओर खिसक जाए तो इसे मांग वृद्धि में कहते हैं, मतलब इसको इंक्रीजिंग स्थिति कहता है। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसमें दो स्थितियां पाई जा रही हैं। पहले जब आपकी कीमत थी पी, ठीक है, तब आप क्यू क्वांटिटी की मात्रा कर रहे थे यूज, तो ऐसी स्थिति में आपका जो डिमांड कर्व था वो डी था। लेकिन आपकी आय में वृद्धि हो गई। अब आय में जब वृद्धि हो गई तो आप अधिक वस्तुओं की मांग करेंगे, और जब आप अधिक वस्तुओं की मांग करेंगी तो डिमांड कर्व कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगा, डी वन की ओर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसी का अपोजिट आपको सेकंड दिखाई देगा। कहता है मांग वक्र बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना। कहता है रेखा चित्र 3.6 बी के अनुसार किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित उपभोक्ता की आय में कमी के फलस्वरूप मांग वक्र क्या हो जाएगा, डी से बाईं और नीचे की ओर डी वन होता हुआ दिखाई देगा। ये आपको डायग्राम के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखाई देगा, ये नीचे की तरफ होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको देख करके यहाँ से आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से डिमांड कर्व, अगर कीमत में परिवर्तन होती है तो डिमांड कर्व को एक सिंगल लाइन से दिखाया जा सकता है, जबकि व्यक्ति की आय में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में डिमांड कर्व ऊपर या नीचे होते हुए दिखाई दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे इसी क्रम में। चलिए इसके आगे का जो वीडियो है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पाया कि कौन कौन से तत्व हैं जो डिमांड को निर्धारित करते हैं या उसको बनाने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। उसी क्रम में आगे आज हम देखते हैं कि मांग के नियम क्या है, यानी लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं। कहता है कि एक वस्तु की मांग पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे वस्तु की स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की पसंद, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत, प्रत्याशिता। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, तो आपको ये बातें समझ में आ गई। अब हम इस नियम को बात करते हैं। कहता है मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा में गिरावट होगी। यानी कीमत और डिमांड, प्राइस एंड डिमांड के बीच में हमेशा इन्वर्स की स्थिति रहती है, प्रतिलोम की स्थिति रहती है। एक की अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और अगर कीमत घटेगी तो डिमांड में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी आ जाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ये कीमत यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब 100 रुपये आपकी वस्तु की कीमत थी तब आपकी डिमांड जो है वो 250 ग्राम की थी। वहीं पे जब कीमत 75 रुपये हो गई तो उसी वस्तु की डिमांड बढ़कर क्या हो गया, 500 ग्राम हो गई। यानी कि कीमत और वस्तु की मांग में हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाकर बताने का प्रयास किया, ठीक है। यहाँ पे आपको कहता है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि उपभोक्ता द्वारा अनार की मांगे जाने में मात्रा 250 ग्राम थी, कीमत घटकर 75 रुपये पर उसकी मात्रा में क्या हो गई, बढ़ोतरी। कहता है हम देख सकते हैं कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में कमी आने से उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ती है, अतः कीमत और वस्तु की मांग वाली मात्रा में प्रतिलोम यानी इन्वर्स रिलेशनशिप देखा जाता है। अब बात आती है कि ये तो हो गई कीमत और मांग के अंदर, यानी डिमांड और प्राइस। अब हम बात करते हैं कि मांग के नियम को वो बनाया कैसे जाता है या इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, उसके ऊपर बात करते हैं। कहता है किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के प्रतिलोम संबंध या मांग के नियम को दो तरीके से
व्युत्पन्न किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी वस्तु जो कीमत और डिमांड में जो हमारे पास संबंध है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए दो मेथड दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत के संबंध से, और दूसरा अपने को दिया हुआ है सम सीमांत उपयोगिता नियम, यानी कि MUX/PX इजिकल टू MUY अपॉन PY से। अब इसके अंदर हम सबसे पहली बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, सीमांत उपयोगिता और कीमत के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, कहता उपभोक्ता संतुलन की दिशा में उतनी मात्रा की मांग करता है जहां पर MU इक्वल P की शर्त पूरी होती है। यानी कि अगर जो वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी, यानी उस वस्तु की जो डिमांड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है और जो उपभोक्ता उसके बदले में प्राइस आपको दे रहा है, उन दोनों में इक्वलिटी की स्थिति आएगी। यानी कि आपकी जेब में जो पैसा है उस वस्तु को खरीदने की लिए आप उसके ऊपर खर्च करते हैं, उसी के बराबर अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी, तभी आपका जो है डिमांड कर्व सही बन पाएगा। अगर उसमें कमी या बेसी रहेगी तो उसके लिए अलग अलग शर्तें दिखाई देती हैं। देखो केस नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, कहता है यदि किसी वस्तु की कीमत जो है वो, जैसे केस नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, यदि MU ग्रेटर देन P, यानी जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है उस वस्तु की वो अधिक है आपके प्राइस से, तब क्या घटना, कहता है यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक होगी। ठीक है, यानी कि प्राइस अगर कम होगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता उस वस्तु के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब कहता है और वह उपभोक्ता को उस वस्तु की अधिक खरीद के लिए प्रोत्साहित करेगा। चूँकि उस वस्तु की कीमत कम हो रही है तो उस वस्तु की डिमांड क्या होने लग जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। कहता है अतः जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता का उसी वस्तु की मांग बढ़ती है, और ऐसी तब होता है जब तक सीमांत उपयोगिता पुनः घट करके कीमत के बराबर नहीं हो जाएगा। यानी हम तब तक अपनी डिमांड को बढ़ाते रहेंगे जब तक उस वस्तु के प्राइस के बराबर हमारी डिमांड न आ जाए, यानी MU इजिकल टू P की स्थिति ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, केस नंबर सेकेंड कहता है कि MU लेस देन P। ठीक है, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अगर प्राइस से कम होगी। कहता है यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो जाती है, अतः उपभोक्ता तब तक किसी वस्तु की मांग घटाएगा जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़कर कीमत के बराबर न हो जाए। अतः कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है, यानी जैसे ही वस्तु की प्राइस में बदलाव आएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो हमारी वस्तु की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। जब हमारी सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में हम अपनी डिमांड को घटाकर कहाँ ले आएंगे, उस प्राइस के बराबर ले आएंगे, यानी उस वस्तु का उपभोग करना हम कम कर देंगे। तो ये जो नियम है इसी तरीके से लागू होता है। अब हमारे पास आता है सेकेंड नियम, कहता है सीमांत उपयोगिता नियम। कहता है इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय को इस तरीके से खर्च करता है ताकि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का उनकी कीमत के साथ अनुपात समान रहता है। यानी कि एक उपभोक्ता अपनी इनकम को इस तरीके से अलग अलग वस्तुओं पर खर्च करेगा कि हर एक वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस जो है एक दूसरे से इक्वल होती हुई दिखाई देगी। जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है कि हम मान लेते हैं कि एक उपभोक्ता अपनी इनकम से दो वस्तुएं X और Y खरीदने का प्रयास करता है, तो क्या स्थिति बनेगी वो देखते हैं कि उपभोक्ता की संतुलन की स्थिति में क्या होगा, MUX/PX इजिकल टू MUY अपॉन PX, यानी कि X वस्तु के ऊपर किया गया खर्च और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी का संबंध Y वस्तु पर की खर्च किए गए पैसे और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के अनुपात के हमेशा क्या रहेगा, बराबर दिखाई देना, तभी उपभोक्ता कहाँ रहेगा, संतुलन की स्थिति में रहेगा। ठीक है,
अब इसके अंदर भी हम बात करते हैं केस फर्स्ट सेकंड की। तो देखिए केस फर्स्ट क्या कहता है, कहता है इस साम्य की स्थिति में यदि x की कीमत px गिरती है तो ऐसी स्थिति में यानी MUX ग्रेटर देन जो है MUY अपॉन पी, क्योंकि चूंकि x वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा अधिक खरीदेगा, और चूंकि y वस्तु स्थिर है तो वो y वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदेगा जितनी उसकी प्राइस में प्राप्त होगा। कहता है y वस्तु की तुलना में x वस्तु अधिक सीमांत उपयोगिता पर रही है, अतः x वस्तु की ज़्यादा इकाई खरीदेगा तथा y वस्तु की कम इकाई खरीदेगा। अतः ये बात बताता है कि x की कीमत घटती है तो x की अधिक मांग करेगा, और वह x मांग तब तक रहेगा जब तक वह पुनः MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PX के इक्वल नहीं हो जाता है। ठीक है बेटा, यानी कि चूंकि x वस्तु की कीमत में कमी आई थी, ऐसी स्थिति में केवल x वस्तु की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो और ये तब तक उस वस्तु की डिमांड बढ़ती रहेगी जब उस तक उस प्राइस लेवल पर वो व्यक्ति नहीं पहुंच जाता जितना वो खर्च उस वस्तु पर कर सकता है। ठीक है, इसी के अपोजिट सेकंड नंबर क्या आता है कि यदि x की कीमत बढ़ती है, जब x वस्तु की कीमत बढ़ेगी यानी कि MUX अपॉन PX लेस देन MUY अपॉन पी। अब चूंकि x वस्तु की कीमत बढ़ रही है, जब x वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वो x वस्तु की डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा। कहता है ऐसी स्थिति में उपभोक्ता y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता से अधिक मिलती है, अतः वह x की मांग कम करेगा तथा y की ज़्यादा करेगा। अतः x की कीमत बढ़ने पर x की मांग कम करेगा, और अतः x वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में विलोम संबंध है, और y की मांग तब तक करता रहेगा जब तक वो पुनः जो है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MU अपॉन PY प्राप्त नहीं कर लेता। यानी हमेशा एक उपभोक्ता किस स्थिति में रहना चाहेगा कि वो अपने सभी वस्तुओं पर किए गए खर्च और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी का अनुपात हमेशा बराबर रखना चाहेगा, तभी वो संतुलन की स्थिति में रहेगा और अपने पैसे का सही उपभोग कर पाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या कहता है, मांग के नियम के लागू होने के कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, मांग के नियम के लागू होने के कुछ निम्न कारण हैं। इनमें सबसे पहला जो आता है वो कहता है हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। अब पिछले टॉपिक में चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने इन सब चीज़ों पे हासमान सब सीमांत उपयोगिता इन सब पे विस्तार से अध्ययन किया था, तो वहाँ से आप इनके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ से देख सकते हैं और फिर आप यहाँ पर उस चीज़ को समझ पाएंगे। कहता है हासमान सीमांत उपयोगिता नियम, कहता है इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाई खरीदता है तो उत्तरोत्तर खरीदी गई मात्रा से सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वो उसकी कीमत भी अदा करेगा, अतः उसी वस्तु को उत्तरोत्तर खरीद के लिए वह समान कीमत अदा नहीं करेगा बल्कि कीमत में कमी कर देगा। यानी कि हमने हासमान सीमांत उपयोगिता पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि एक निश्चित समय में अगर एक ही वस्तु की बराबर हम परचेज करते हैं या यूज करते हैं तो उसका जो है सीमांत उपयोगिता हमेशा कम होती जाएगी, और जब उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी तो हम यही प्रयास करेंगे कि उसके ऊपर जो पैसा है वो भी क्या लगे, कम से कम मात्रा में खर्च होना चाहिए, और तभी हमको संतुष्टि की स्थिति प्राप्त हो पाएगी। ठीक है ना बेटा, यानी कि हमेशा एक वस्तु की मात्रा अधिक मात्रा में खरीदने पर हमारे मन में ये विचार रहता है कि उसके लिए हम कम से कम पैसा उसकी अगली यूनिट के लिए खर्च कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रतिस्थापन प्रभाव। कहता है प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य यदि कोई वस्तु सापेक्षतः सस्ती हो जाती है तो वह महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की जाती है। उदाहरण के लिए कि जैसे x वस्तु की कीमत y वस्तु की तुलना में कम हो जाती है तो सस्ती वस्तु x महंगी वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की जाती है, अर्थात x वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। आपने चाय और कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल पढ़ा था यहाँ पर कि अगर कॉफ़ी की कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी तो कॉफ़ी पीने वालों में से बहुत से लोग जो है वो कॉफ़ी छोड़ करके चाय पीना पसंद करने लगेंगे, क्योंकि कॉफ़ी की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई है। तो अगर
दो वस्तुएं आपस में प्रतिस्थापित हैं तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का असर दूसरे वस्तु की डिमांड पर भी दिखाई देगा। अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी और दूसरे वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी तो जो प्रतिस्थापित वस्तु है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। कहता है आय का प्रभाव, थर्ड पॉइंट कहता है आय का प्रभाव। कहता है आय प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है। इसका प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ जाता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोगों की डिमांड में बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। इनकम बढ़ने पर, हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि इनकम बढ़ने पर जो विलासिता की वस्तुएं हैं उसका उपभोग अधिक होने लग जाता है, जबकि इंफीरियर गुड्स का उपभोग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है देखिए, कहता है जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति या वास्तविक आय बढ़ जाती है और वह समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद सकता है। और कीमत प्रभाव इन दो सम्मिलित प्रभावों, प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव का योग होता है। यानी जो कीमत में परिवर्तन होता है वो दो चीज़ों पर निर्भर करेगा, एक वस्तु की प्रतिस्थापन स्थिति पर और दूसरा व्यक्ति की आय पर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो कई अन्य उपभोक्ता जो पूर्व में उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे अब वह उसे खरीद पाने की स्थिति में हो जाते हैं। तो पुराने उपभोक्ता जो है घटी हुई कीमत पर अपनी उपभोग की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार वस्तु की कुल मांग में भी परिवर्तन दिखाई देता है। हो सकता है कि पहले कई लोग किसी वस्तु का उपभोग किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उनकी इनकम कम रही हो या उसको खरीदने की उनके पास शक्ति नहीं हो, लेकिन जब वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो लोगों को खरीदने की मात्रा बढ़ जाएगी और इससे डिमांड में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। पांचवा पॉइंट कहता है जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु का उपयोग अन्य उपयोग के लिए बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कीमत घटने पर मांग में क्या हो जाती है, परिवर्तन आ जाता है। कहता है मांग के नियम के कुछ अपवाद भी दिखाई देते हैं हमको, इसके बारे में हमको भी जान लेना जरूरी हो जाता है। कहता है मांग के नियम के अपवाद जानने का आशय इन दिशाओं को जानना होता है जिसमें मांग वक्र ऊपर की ओर जाता है और वह मांग नियम लागू नहीं होता है। इसके लिए एक आता है गिब्बन वस्तुएं। गिब्बन वस्तुएं क्या होती हैं, ये वस्तुएं घटिया वस्तुएं कि वह किस्में जिसमें इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर इनकी मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी जो गिब्बन गुड्स होते हैं उनके अंदर हमेशा डिमांड रूल जो है वो काम नहीं करता है, वहाँ पे लागू नहीं होती। यहाँ पर मांग बढ़ने, कीमत बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ेगी और कीमत घटने पर उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ज्वार व बाजरा गिब्बन वस्तुओं के उदाहरण है। इन वस्तुओं की कीमत घटने पर उपभोक्ता द्वारा इन वस्तुओं का उपभोग घटा दिया जाता है, अतः गिब्बन वस्तुओं की में मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है। दूसरा आता है प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुओं का उपभोग उनकी कीमत के अधिक होने पर अधिक होता है। ठीक है, यानी ऐसी वस्तुएं जिससे लोग आप अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं या सम्मान की बात होती है जिसको लेने पर, तो ऐसी वस्तुओं की कीमत जितनी ज़्यादा होगी उसकी डिमांड भी उतनी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति जो है इसकी इनकम बढ़ रही है तो वो हीरे की डिमांड करेगा, यानी महंगी वस्तुओं के ऊपर ये चीज़ दिखाई देता है। जैसा कहता है हीरा पन्ने के आभूषण आदि जो है इस कैटेगरी में आता है। उसके अलावा 3 पॉइंट और दिया, वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावनाएं भी उसकी डिमांड को प्रभावित करती हैं। उपभोक्ता की अज्ञानता व गलती भी, अगर व्यक्ति को उस चीज़ का सही जानकारी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा उन वस्तुओं की, तो भी डिमांड में क्या हो जाएगा कि कीमत कम होने पर भी डिमांड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग, चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए, हमारी जो डेली वेजेस की चीज़ें हैं उनमें हम डिमांड को कम नहीं कर सकते क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं डिमांड नियम के अंदर
काम नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँ तब आप उस पर संपर्क करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।